हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। सबसे पहले सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दोस्त एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार अपने भाई के लिए शेयर कर दो। और आज एकदम धुआंधार, एकदम क्लास, एकदम आपको मजा आ जाएगा। आपको हम एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। एक बार सभी लोग आ जाइए, लाइव आ जाइए, जितने भी हमारे दोस्त हैं। और एक बार आप लोग सभी लोग कंफर्म करिए कि आपको क्या मेरी आवाज और यहाँ पे जो पीडीएफ लगी हुई है वो सब आपको अगर विजुअल है तो आप एक बार कमेंट्स करके हमको बताएंगे। हम आपके कमेंट्स देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग एकदम कंटिन्यू चलते हैं बिना ब्रेक के। और आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप देखेंगे तो आपको वाकई में मजा आएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां से बहुत क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। जल्दी से बताइए। हम आपके सभी दोस्तों का कमेंट्स देख रहे हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, हाय सर। देखिए अभी आप लोग बहुत संख्या कम है, जल्दी से थोड़ा सा जुड़ जाइए तो हम स्टार्ट करें। आज फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट भी हम कल से इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, आज सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन है भाई। गुड इवनिंग श्वेता वर्मा जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलो, तो एकदम हम लोग बिहारी अंदाज में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर थोड़ा मोड़ा भोजपुरी भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, काहे से कि और लोग नहीं समझ पाते हैं। अब हम लोग तो पूरा एकदम अपने साइड के हैं तो सब चलेगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन एकदम है, उसको देखिएगा, पढ़िए। कह रहा 4 ओम, 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध। कह रहा 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोधों के समानांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो कह रहा है कि परिपथ में धारा होगी, एम्पियर में आपको ज्ञात करना है। कह रहा है पहला विकल्प में 8 एम्पियर होगी, बी में कह रहा है 6 एम्पियर होगी, सी में कह रहा है 4 एम्पियर होगी और डी में कह रहा है 2 एम्पियर होगी। जल्दी जल्दी कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर, इसके बाद हम सॉल्यूशन देते हैं आपको। तो जल्दी से, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई। चलो, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले समझ लेना सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन यही है, कहा है कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है, सुनिए, कह रहा है 4 ओम, सुनिए, कह रहा है 4 ओम, चलो ये क्वेश्चन है, देख लो थोड़ा सा, हम पीडीएफ को एडजस्ट कर लें। हाँ ठीक है, 4 ओम, 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग देख लिए, हम चलिए हम आपको आते हैं बोर्ड पे लेकर, जहां पे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपको दिया का है R1 कितना दिया है, ध्यान से सुनिएगा। R1 दिया है आपको 4 ओम। R2 कितना दिया है, R2 दिया है 10 ओम। R3 कितना दिया है आपको, 20 ओम। और कौने क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में, पैरेलल। बात समझ में आया। अब देखिएगा 4 ओम है, R2 कितना है, 10 ओम है, R3 कितना है, 20 ओम है। और किस क्रम में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम में। और वोल्टेज इसको कितना दिया जा रहा है, 15 वोल्ट। तो कह रहा है कि बताओ कि आपको जो करंट फ्लो होगी वो कितना फ्लो होगी। तो देखो, अगर आपको करंट निकालना है तो आप जानते हो कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो आपको क्या दिया है भाई, दिया है आपको, दे दिया है V दिया है, और आपको R दिया है, लेकिन आपको अलग अलग दिया है। इसका R इक्विवेलेंट निकालना है, किस में, पैरेलल में। तब जाके आपको किसको निकालना है, अब I को निकालना है। इसका सर्किट भी हम आपको बनाकर बता देते हैं। देखिएगा, जो समानांतर क्रम का जो सर्किट डायग्राम होता है वो आपको कहीं इस टाइप का होता है। देखिए, हम थोड़ा सा ड्राइंग व्राइंग हमारी बहुत पुअर है तो आप मजा नहीं लीजिएगा। अब इसमें कितना वोल्ट की बैटरी से सप्लाई दिया जा रहा है, 15 वोल्ट की। अब इसमें R1 एक 4 ओम है, एक कितना है आपका, 10 ओम है, और एक कितना है आपका, 20 ओम है। बात समझ में आई।
अब देखो तो आर इक्विवेलेंट 1/R फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही तो होगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/20। इसका एलसीएम ले लीजिए, 4, 10, 20 का एलसीएम बताइए, जल्दी बताइए एलसीएम 4, 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा। गुड इवनिंग भाई सब लोग। देखो क्या होगा, 4, 10 और 20 का एलसीएम निकालो। 4, 10 और 20 का एलसीएम जब निकालोगे तो 2 से ले लो, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 10। अब देखो ये कितने से डायरेक्ट 5 से ले लो, 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा 2 दूना के 4, 4 5 20 दूना के 40। तो इसका जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया आपका 40 हो गया। तो अब आपको क्या करिए, देखिए 4 दहा में 40, 10 हो गया। अब 10 चौके 40, 4 हो गया, 20 दूना के 40, 2 हो गया। जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा आपको 10, 4, 14, 2, 16, ये आपको हो जाएगा 16/40 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका 40/16। चलिए यही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको करंट फाइंड करना है ना भाई। करंट क्वेश्चन तो आप वोल्टेज आपको दे दिया है 15, तो देखो आपको दे दिया है क्या, वीज वोल्टेज दिया है 15 वोल्ट। तो आप जानते हो वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका V अपॉन आर, यही तो हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा V कितना दिया है 15, ये कितना दिया है 16 बटा में क्या 40। इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट जल्दी से करिए। आप लोग उम्मीद के उपेक्षा नहीं आप लोग काम करते हो। जब कैलकुलेट करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, देखो अगर इसको मान लो और छोटा लिखना चाहोगे तो और भी छोटा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर इसको और छोटा कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको और छोटा करना चाहोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको और छोटा लिख कर लो, 5/2 लिख लो, 5 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 15 दूना के 30 बटा में क्या हो जाएगा 5। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 छके 30 एम्पियर। करंट कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। आपका आंसर कौन हो जाएगा, आइए हम आपको बताते हैं आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। हम लोग पीडीएफ पे आते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा भाई, देखो 6 एम्पियर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना भाई 6 एम्पियर, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा 6 एम्पियर। बताओ किसी को दिक्कत है कहीं समझने में, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अजय पांडे भाई 500 टारगेट पूरा करना है, कर दो। अगर कर दोगे तो भाई कल हम 2 घंटे तुमको बताएंगे, 1 घंटे फिजिक्स पढ़ाएंगे, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। वादा कह रहा हूं, वादा करके जा रहा हूं, ये समझ लो एक बिहारी का एकदम वादा है पक्का वाला, ठीक है। चलो लेकिन 500 पूरा करोगे तब। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कह रहा है यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग P है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। कह रहे कि यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग P है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। कह रहा है कि ए यम पी होगी, बी में कह रहा पी स्क्वायर यम होगा, सी में कह रहा है वी स्क्वायर अपॉन यम होगा, डी में कह रहा पी स्क्वायर बटा में 2m होगा। चलो आप जल्दी से बताओ, सी में कह रहा पी स्क्वायर बटा में m होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी कमेंट करो। और इसके लिए कॉन्सेप्ट सुनना, कॉन्सेप्ट सुनना, आप बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। और हम सबका कमेंट्स भी देख रहे हैं। देखो आप जानते हो संवेग P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी होता है, ठीक है। अगर हम लोग v यहां से निकालें तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बटा में m हो जाएगा। और आप काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू क्या जानते हो, 1/2 mv स्क्वायर। जानते हो कि नहीं, जानते हो ना भाई। टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, चलो टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, लो
अब स्टार्टिंग था इसलिए तो टाइम ज्यादा लगा रहे थे। अब देखो यहाँ पे आप क्या रखो, P का मान क्या रख लो, अब V का मान P बटा में m रख लो यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा क्या, K इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा में 2m इंटू ये हो जाएगा P का स्क्वायर बटा में क्या 2m, सॉरी m का स्क्वायर आपको हो जाएगा। तो देखो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू क्या हो जाएगा P स्क्वायर बटा में 2m हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है देख लो, P स्क्वायर बटा में 2m, डी वाला विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आप लोगों के कमेंट्स, भाई आपकी संख्या वही है, बहुत कम है, ये मजा नहीं, ये मजे की बात नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, सुनना, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, सुनना ध्यान से, कह रहा है कि किसी वस्तु के, किस पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से। चलो तो आप जानते हो P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू V होता है। तो कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग, संवेग और वेग से मान लो कि अब अगर m इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा, P अपॉन V हो जाएगा। तो कौन सी राशि प्राप्त होगी भाई, द्रव्यमान प्राप्त होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा भाई, द्रव्यमान। ठीक है, सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभी भी आपकी संख्या बहुत कम है, आप भाई लोग शेयर नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो, गलत बात है। कह रहे 1 नैनोमीटर बराबर होता है, सुन लो ये भी क्वेश्चन, ये हलवा टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आप कभी कभी परेशान हो जाते हो ऐसे भी क्वेश्चन से, तो एक आध क्वेश्चन एकदम आसान वाला ले लिए हैं। कह रहे 1 नैनोमीटर बराबर होता है, सुनना, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 के पावर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, इसमें से कोई विकल्प ही नहीं है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। याद रख लेना, इसमें सेंटीमीटर में शब्द दे दिए भाई साहब। अच्छा हाँ, अच्छा सेंटीमीटर में दिए हैं, अच्छा तो आपका हो जाएगा 10 के पावर माइनस, देखो अब यहाँ पे सॉरी है विकल्प है, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, सॉरी यार हमने ध्यान नहीं दिया विकल्प पे। कह 10 के पावर माइनस 6 सेंटीमीटर, बी में कह 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, सी में कह 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, और डी में कह 10 के पावर माइनस 9 सेंटीमीटर। तो आप याद रखिएगा, आपसे यहाँ पे मीटर में नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, हम भी गच्चा खा गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 के बहुत सारे लोगों का ए 4 का भैया डी वाला भाई गलती है। देखो 1 नैनोमीटर, यही तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है श्वेता वर्मा, यही तो क्वेश्चन में बी। हाँ देखो मोनी श्रीवास्तव जी बहुत बढ़िया आंसर दी है, बी होगा। यही तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्वीट है भाई, वही हम भी तो झटके में गलती करने वाले थे। देखो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर, और आप जानते हो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है भाई, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 के पावर 2 मीटर। अब यहां पे आपका विकल्प ये मीटर में नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। 4 का बी, वेरी गुड, 4 के बी होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल लो, तो क्या हो जाएगा आपका बी। भाई 2 घट जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो 2 देखो यही तो क्वेश्चन थोड़ा सा था वो वाला। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। बी होगा, बी भाई बी, 4 का बी, 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। हाँ भाई देखो ये सेंटीमीटर में विकल्प दिया है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इनमें से किसने यक्ष किरणों का आविष्कार किया था। यक्ष किरणों का आविष्कार किसने किया था आपसे पूछ रहा है। और यक्ष किरणें है क्या, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है भाई। यक्ष किरणों का आविष्कार किसने किया था, चलिए कह रहे रदरफोर्ड ने किया था, कह रहे रॉन्टजेन ने किया था, सी में कह रहा मैक्सवेल ने किया था, डी में कह रहा टारसेली ने किया था। चलिए जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5,
और आपकी संख्या घट बढ़ रही है, यही तो सही है नहीं, अब जिसे फ्लक्चुएट हो रहे हो तुम लोग। अच्छा, जयनाथ विश्वकर्मा जी का आंसर है 5 का। राधिका जी एलसीएम सही है, 5 का बी होगा। रोंटजेन, एक्स किरणों की खोज किसने किया था भाई? रोंटजेन ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। करे यदि देखो कह रहा है यदि पी एफ तथा एक क्रमशः दाब बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो विकल्प पे में कह रहा है पी इक्वल टू वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे याद रखिएगा वेक्टर का साइन है, एफ का ऊपर ऐसे वाला साइन है, ठीक है, वेक्टर का साइन है। टाइपिस्ट भाई को साइंस वाइंस की जानकारी नहीं है तो गलती कर दिए हैं। कह रहा है कि पी इक्वल टू जो होगा वेक्टर एफ अपॉन वेक्टर ए हो जाएगा। बी में कह रहा है पी इक्वल टू एफ अपॉन ए हो जाएगा। सी में कह दिया वेक्टर पी इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन ए हो जाएगा। डी में कह रहा है पी इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन ए हो जाएगा। डी वाला आंसर है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए 6 का बी। अब देखो अगर मान लो कि 6 का बी दिया है, अगर इतना सिंपल सा क्वेश्चन दे दे, जब भी आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन देगा ना तो उसमें ना भाई कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा, कुछ ना कुछ कहानी जरूर होगी, तब आपको इतना सरल क्वेश्चन देगा, नहीं तो ऐसे नहीं देगा। 6 के बी पे मैक्सिमम लोग करेंगे और जो कि गलत हो जाएगा। 6 के बी मैक्सिमम लोग करेंगे और गलत आंसर है, क्योंकि इधर देखिए वेक्टर लगाया हुआ है, वेक्टर का साइन हर जगह लगाया हुआ है। तो वेक्टर लगाया हुआ तो एक्यूरेट उसके एकदम आप क्या कहते हैं जड़ में जाइए ना कि ये पूछना क्या चाह रहा है आपसे। मैक्सिमम लोग बी पे लगाएंगे और बी गलत है, मैंने बता दिया पहले। अब ढूंढिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने आपको बता दिया कि बी गलत है भाई, समझ जाओ। वाई मौनी श्रीवास्तव करें वाई, अभी हम बता रहे हैं वाई क्यों गलत है। अभी 1 मिनट वेट करो, वेट एंड वॉच, इंतजार करो। पहले हम देख रहे हैं आप लोगों का कमेंट्स। छह का ये गलती हो गया। देखो हम बताते हैं, सुनना। दाब है ना, दाब कौन सी राशि होती है बताओ? सदिश राशि होती है कि अदिश राशि होती है? दाब इज स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशि। बल कौन सा राशि होता है बताओ? बल वेक्टर क्वांटिटीज होता है, सदिश राशि। बात समझ में आ रही है? और क्षेत्रफल कौन सी राशि होती है? देखो ये है थोड़ा सा ट्विस्ट, समझ रहे हो? क्षेत्रफल कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अब तुमसे एग्जामिनर यहाँ पे 2 प्रश्न बना लिया कि तुमको सदिश और अदिश की जानकारी है कि नहीं। मेरी बात समझना, आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि बच्चे को एकदम बारीकी जानकारी है कि नहीं। तो यहां पे जब होगा, जब दाब आपका अदिश राशि है तो पी के ऊपर वेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग किसी राशि के ऊपर अगर मान लो कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर अगर ये साइन लगाते हैं तो ये वाला जो होता है जो लाइन होती है इसके मैग्नीट्यूड परिमाण को बताती है। याद रखिएगा, किसको बताती है? मैग्नीट्यूड को। और जो ये वाला साइन होता है ये डायरेक्शन को बताता है, दिशा को। और आप यही डिफिनीशन देते हैं अदिश राशि में कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, वो कौन सी राशि कहलाती है आपकी? आपकी बताइए। अदिश राशि कहलाती है। और जिस राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, कौन सी राशि कहलाती है आपकी? सदिश राशि कहलाती है। उसमें हम लोग वेक्टर लगाते हैं। तो यहां पे समझ लो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ अपॉन क्या हो जाएगा? ए। समझ रहे हो? तो आपका कौन सा विकल्प सही है? डी वाला सही है। बात समझ में आया? अगर आया तो यस बोलो कि हाँ सर समझ में आया। अगर आया तो सब लोग यस बोलो कि सर समझ में आया। अगर वेक्टर नहीं लगाता तब आपका विकल्प क्या था? बी सही था।
अगर किसी में अगर वेक्टर मेंशन नहीं किया होता तब जाके आपका विकल्प सही था, लेकिन यहां पे वेक्टर भी पूछ दिया है तो आपको एक्यूरेट आंसर पे जाना है। युवराज कुमार, हम आपको बता देते हैं एरिया वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल में क्या दिशा भी होता है का? क्षेत्रफल में दिशा होता है क्या, बताइएगा। हम तो यही नहीं हमको समझ में आ रहा है। अगर हम इस कहें कि मान लो कि जिस स्टूडियो में हम पढ़ा रहे हैं तो हम कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, कहेंगे मान लो कि 400 मीटर स्क्वायर है या 200 मीटर स्क्वायर है। कभी आप क्षेत्रफल को ये बोलते हो का कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर उत्तर दिशा में है, ऐसे कभी मेंशन करते हो का? युवराज भाई थोड़ा सा समझदारी रखो। बात समझ गए? डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे सुनना। करे यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल ज्ञात करिए। चलिए, आपसे कह रहा है कि कार्यरत बल आपको ज्ञात करना है। आपसे कह रहा है कि बताइए पहले वस्तु का जो संवेग था कितना था? 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग कितना था? 10 मात्रक था। मतलब कि P1 कितना है आपका? 10 यूनिट है। और आपका P2 कितना बढ़कर कितना होता है? 25 यूनिट हो जाता है। और टाइम आपको दिया है कितना? 5 सेकंड दिया है। तो आपसे कह रहा है कि F बता दो, बल बता दो। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, F का मान बताओ। F क्या होगा? जल्दी कमेंट करो। एरिया में भाई दो ही डायरेक्शन होता है, एगो लेंथ होता है, एगो ब्रेथ होता है। L होता है और B होता है। और L लंबाई कौन सी राशि होती है? तुम जानते हो लंबाई कौन सी होती है? लंबाई कौन सी राशि आपकी? स्केलर क्वांटिटीज होती है। और चौड़ाई भी कौन सी राशि होती है? स्केलर क्वांटिटीज। और जब दो स्केलर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा स्केलर क्वांटिटीज आता है। बात समझ में आई? नहीं आई तो और बता दो। और हम तुमको रूल बता देते हैं, बहुत सारा रूल बता देंगे, एक रूल नहीं बताएंगे। कहोगे तो हजारों रूल बता देंगे तुमको स्केलर और वेक्टर पहचानने के लिए। थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, नहीं तो थ्योरी पढ़ाते तुमको एक एक चीज का ऑपरेशन कर देते। स्केलर और वेक्टर पहचानने का यही रूल नहीं होता है, यह भी रूल होता है कि वे राशि जो देखो स्केलर क्वांटिटीज क्या कौन सी राशि कहलाती है? देखो ये इसका डिफिनीशन इसको डिफाइन करता है कि वे फिजिकल क्वांटिटीज जो बीजगणित के योग के नियम का पालन करती हैं, जिनको हम लोग बीजगणित के योग, जिसको हम लोग बीजगणित के विधि द्वारा जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज जो सदिश के नियम का पालन नहीं करती हैं, जिनको हम लोग बीज गणितीय विधि द्वारा जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जब नहीं समझ में आया तो अब कभी नहीं आएगा। ये होता है एक्चुअल। चलो प्रैक्टिस करो। अब इसमें कह रहा है बताओ 5 करे यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से, ऐसे थ्योरी थोड़ी ना पढ़ाएंगे, 40 लोग हो और थ्योरी पढ़ाएंगे। तो यह फिजिकल टू क्या हो जाएगा तुमको? P2 माइनस P1 अपॉन T हो जाएगा। याद रखना संवेग कितना हो रहा है, पहले बड़ा में से छोटा घटाते हैं ना, तो पहले मान लो कि 10 था, अब कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। तो यह फिजिकल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला याद रख लेना, 25 माइनस 10 बटा में कितना हो जाएगा? 5। अगर तुम लोग 500 लोग कर दोगे तो कल जिस चैप्टर का बोलोगे थ्योरी पढ़ा देंगे। 15 बटा में क्या हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? फोर्स 3 मात्रक, 3 यूनिट हो जाएगा। याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, 3 यूनिट। 500 अगर पहुंचा दोगे तो जो जो तुम चैप्टर बोलोगे वो पढ़ा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आना, और ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो। करे खाना बनाने के बर्तनों में
अब्रक का उपयोग होता है, क्योंकि यह, ध्यान से सुनिएगा, कार्य खाना बनाने के बर्तनों में अब्रक का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कार्य की ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक होता है। बी में कह रहा है ऊष्मा का कुचालक होता है किंतु विद्युत का सुचालक होता है। सी में कह रहा है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है। और डी में कह रहा है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। चलिए बताइए, खाना बनाने के बर्तनों में अब्रक का उपयोग क्यों किया जाता है? शेयर करो भाई। हम पढ़ा देंगे थ्योरी, लेकिन देखो 39-40 लोग देख रहे हो, क्या आप उपेक्षा आपसे क्या करते हैं? हम भी बिहारी हैं, हम भी अब सोचते हैं कि हम अपने बिहारी भाइयों का मदद कर दें, लेकिन आप हमारी भी तो मदद करो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ ना। जब तक मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो कैसे होगा? ऐसे थोड़ी ना होगा यार। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो बिहारी भाई बहन है सबका हेल्प हो जाए। आठ का ए, ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक होता है। देखो हम बता देते हैं, जो मटेरियल अगर विद्युत का कुचालक होगा ऊष्मा का भी कुचालक होगा। एक चीज याद रखना, अपने माइंड में बैठा लेना। तो हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने के बर्तनों में अब्रक का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का क्या होता है? कुचालक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तुम लोग शेयर नहीं करते हो, केवल अपना फायदा देखते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। बहुत दुख की बात है। क्वेश्चन नंबर 9 सुनना, आज के बाद तुम कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन नंबर 9 सुन लो। कह रहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है वायु से जल में। बी में कह रहा है वायु से कांच में। सी में कह रहा है जल से कांच में। और डी में कह रहा है कांच से जल में। चलो इस क्वेश्चन का हम सबसे आंसर की उपेक्षा करेंगे। करेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है बताइए? उसके लिए दो कंडीशन होती है। वो कौन कौन सी दो कंडीशन होती है? एक कंडीशन के लिए है आपका, चलो जल्दी बताओ भाई। 9 का ए, वायु से जल में। और हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात को, यहां पे समझिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है। पहला कि प्रकाश किरण सघन से कहां जाए? विरल में। सघन मतलब समझ रहे हो? डेंस मीडियम, जहां पे मीडियम के पार्टिकल्स बहुत क्या हो? पास पास हो। विरल मतलब क्या कहते हैं? रेयरर मीडियम, जहां पे मीडियम के पार्टिकल्स क्या हो? बहुत फैले फैले दूर दूर हो। समझ रहे हो? तो सघन से विरल में कह रहा है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहली कंडीशन ये होती है कि प्रकाश किरण कहां से जाना चाहिए था? सघन से विरल में जाना चाहिए था। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो आपका आपतन कोण होता है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। किसे? क्रांति कोण से। इंसिडेंट एंगल हमेशा बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, आपतन कोण आपका क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन होती है। अब समझ लेना, सघन और विरल का मतलब, जहां पे सघन होगा वहां पे प्रकाश की चाल कम होगी, जहां पे विरल होगा वहां पे प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा होगी। अब देखो आपको मैं बताता हूं, कह रहा वायु से जल में, तो ये कहां है भाई? ये तो वायु मतलब विरल हो गया। प्रकाश की चाल इसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल हम लोग कंसीडर करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कंसीडर करते हैं। जल में जो प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब कि कहां से जा रहा है? विरल से सघन में जा रहा है। तो पहला कंडीशन ये आपका कैंसिल हो गया। फिर कह रहा है वायु से कांच में, तो भाई देखो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये भी आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्योंकि ये कहां से जा रही है? विरल से कहां जा रही है? सघन में जा रही है। दूसरा कह रहा है जल से कांच में, देखो जल की चाल कितनी है? जल में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है।
और यहाँ पे क्या है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी ये क्या है ज्यादा है और ये क्या है कम है। मतलब ये जल क्या है, इसके लिए यहाँ पे ये आपका जल क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और यहाँ पे कांच क्या हो जाएगा, आपका सघन हो जाएगा। बात समझ रहे हो, डेंसर हो जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है डी वाला कह रहा है कांच से जल में, हाँ ये वाला विकल्प सही है, क्योंकि कांच क्या हो जाएगा, आपका सघन हो जाएगा जल की तुलना में, और जल क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है कहां से भाई, कांच से जल में। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश के जो किरणें होती है, दो नियम का जरूर पालन करें। पहला कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए, और दूसरा कि आपतन कोण क्रांति कोण से हमेशा बड़ा होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? कमेंट करो अगर समझ में आई तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, कमेंट मत करो। तुम लोगों से बहुत नाराजगी है हमारी। हम सोच रहे थे कि हम जब आएंगे अपने बिहारियों के बीच में तो मजा आएगा, लेकिन बहुत नाराजगी है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, करे सामान्य ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। अगर दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल होगी। सुनना, कह रहा है क्वेश्चन सुनना, तुमसे बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन इतने कंसेप्चुअल हैं कि आप इनके आंसर देकर तो देखो। कह रहे समान ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, ये तो आप जानते ही हो होता है। अगर दाब 4 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। कह रहा है 166 मीटर पर सेकेंड, बी में कह रहा 332 मीटर पर सेकेंड, सी में कह रहा 664 मीटर पर सेकेंड, डी में कह रहा 1328 मीटर पर सेकेंड। और एक बात बता देते हैं, जो हम लोग पढ़ाते हैं ना वो बिहार स्टेट के लेवल का पढ़ाते हैं, पेपर देखकर पढ़ाते हैं। आप याद रखिएगा, आपको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप्स के मैच करेंगे आपके एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच करेंगे। साइंस में हम ये नहीं कह सकते कि डाटा भी वहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट वहीं रहता है। चलिए जल्दी से बताइए, हम आपके कमेंट्स को देख रहे हैं। दस का बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, 10 का बी। सुनना, कहने का मतलब कि दाब पर ध्वनि के चाल दाब बढ़ाने से ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे दाब तुम 10 गुना कर दो चाहे 20 गुना कर दो, जो ध्वनि की चाल पहले ईयर में थी वही ध्वनि की चाल अब भी होगी। तो क्या होगा, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, घबराना नहीं, दाब बढ़ाने से ध्वनि के चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रख लेना। चाहे दाब तुम कितना हो बढ़ा दो, ध्वनि के चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। करे दो चुंबकीय बल रेखाएं, क्वेश्चन नंबर 11। और तुम लोग कल प्रॉमिस किए थे कि सर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे आपको, लेकिन नहीं पहुंचाए। दो चुंबकीय बल रेखाएं, कह रहा है ए में कह रहा है उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, बी में कह रहा है उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के निकट काटती हैं, सी में कह रहा है एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं, डी में कह रहा है चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती हैं। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, 11 का सी। वेरी गुड भाई। देखो, दो चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो कभी किसी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये चुंबक के एक पोल से, मान लो कि अगर ये हमारा क्या है नॉर्थ पोल है और ये क्या है अगर साउथ पोल है, तो इस पोल से ऐसे निकलेंगी और फिर ऐसे क्या करेंगे, एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और जहां पे काट देती हैं वहीं पे क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये कभी एक दूसरे को कभी नहीं कट करती हैं, याद रखिएगा। तो सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो तुम लोगों का सहयोग ऐसा रहा कि हम अगला क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे। 11 क्वेश्चन ही आज रहेगा, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। अगर कल आपका अगर बढ़िया रहेगा
हाँ जी। अच्छा, साइंस के स्टूडेंट कम है इसलिए कम है, और सब जगह देखो तो बहुत साइंस के स्टूडेंट मिल जाते हो तुम लोग बिहारी लोग। अब देखो आज का क्वेश्चन भाई यहीं तक रहेगा, अगर कल आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओगे तो और क्वेश्चन लेकर आएंगे, नहीं तो 9 तारीख तक बस ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको। मैक्सिमम को लोगों तक शेयर करिए तब हम आपको और क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल आपसे फिर हम मुलाकात करते हैं। कल अगर आपकी संख्या ज्यादा रही तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा लेकर आएंगे। मजा आता है जब ज्यादा संख्या होती है यार, तो मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है। अब ऐसे नहीं होता है, आप लोग शेयर नहीं करते हो। चलो, आपके पास जो भी आपके पास सोशल मीडिया का आप यूज करते हो, एफबी यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, टेलीग्राम यूज करते हो, आप सब पे शेयर कर दिया करो, एक बार पोस्ट कर दिया करो, हम लोगों को भी टैग कर दिया करो तो हमको पता चले कि नहीं तुम बिहार साइड से हो, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं पे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम डलवा देंगे, चंद्रा इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आप जैसे कि व्हाट्सएप ऐप भी जो डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर लिखिएगा टेलीग्राम को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद आप उस पर सर्च मारिएगा चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद और ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सभी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएंगे। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्त, थैंक यू।